नमस्कार दोस्तों, टेस्ट किताब में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ सन्नी यादव। आज हम बात करेंगे भारतीय संविधान की प्रस्तावना की। यानी जो प्रस्तावना है, प्रस्तावना का एक दूसरा नाम उद्देशिका भी है। यानी कि आप प्रस्तावना बोल लीजिए या उद्देशिका बोल लीजिए, बात एक ही होगी। ठीक है, इंग्लिश में हम प्रेम्बल भी बोल देते हैं इसे। तो जो प्रस्तावना है, इस प्रस्तावना को भारतीय संविधान की आत्मा भी कहा जाता है। तो आज हम इसी के संबंध में बातचीत करेंगे। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। यानी जो प्रस्तावना है, इससे जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनेंगे आपके, वो सारे बता दिए जाएंगे कि किस प्रकार से क्वेश्चन बन सकते हैं। पहले एक बार प्रस्तावना को देख लेते हैं। प्रस्तावना की शुरुआत है, हम भारत के लोग, हम भारत के लोग, यानी वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग। ये क्वेश्चन कई बार एग्ज़ाम में पूछा जा चुका कि प्रस्तावना की शुरुआत किन शब्दों से होती है। वहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा, वे भारत के लोग, सब भारत के लोग, आप भारत के लोग, ये हम भारत के लोग। तो ये बात याद रखेंगे आप कि हम भारत के लोग से जो है प्रस्तावना की शुरुआत होती है। एक क्वेश्चन तो यहीं से बन जाएगा आपका। उसके बाद है, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए। देखिए, बात को समझिए। शब्द आया है प्रभुत्व संपन्न, इंग्लिश में सोवरेनिटी बोल देते, प्रभुत्व संपन्न। भारत एक प्रभुत्व संपन्न देश है। इसका शब्द का अर्थ यह है, ऐसे देश को प्रभुत्व संपन्न देश कहा जाता है जो अपने आंतरिक और बाह्य फैसले स्वयं लेता है। उस देश को हम प्रभुत्व संपन्न कहते हैं। भारत 1947 से पहले एक देश था, लेकिन भारत प्रभुत्व संपन्न नहीं था, क्योंकि भारत के जो भी फैसले लिए जाते थे वो ब्रिटेन के द्वारा लिए जाते थे। तो प्रस्तावना ये बताती है कि वर्तमान में भारत एक प्रभुत्व संपन्न देश है। उसके बाद समाजवादी, यानी यहाँ पे सरकार की जो नीतियाँ होंगी वो समाज को, यानी समाज के सभी वर्गों को ध्यान में रखते हुए होंगी। उसके बाद नेक्स्ट शब्द है पंथ निरपेक्ष। पंथ निरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष कह लीजिए, धर्मनिरपेक्ष कह लीजिए। इंग्लिश में शब्द यूज होगा इसके लिए, सेकुलर। इसका मतलब यह है कि भारत का कोई भी धर्म नहीं है। बात को समझने की कोशिश कीजिए। यानी देश का धर्म नहीं है, देश के नागरिकों का धर्म है, परंतु देश का धर्म नहीं है। भारत यानी एक धर्मनिरपेक्ष है। जो भारत सरकार है, भारत का कोई भी अपना धर्म नहीं है, भारत के नागरिकों का धर्म है। यदि बात करें हम भारत का पड़ोसी देश पाकिस्तान, पाकिस्तान का अगर आप नाम देखोगे कहीं पे लिखा मिलेगा, आपका पूरा नाम जो आप विदेशी दूतावास में देखोगे तो वहाँ पे लिखा मिलेगा द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। यानी जो पाकिस्तान का धर्म है वो इस्लाम है। पाकिस्तान की सरकार इस्लाम धर्म की समृद्धि के लिए आपका कानून बना सकती है, लेकिन भारत सरकार किसी भी एक धर्म की वृद्धि के लिए कोई भी कानून नहीं बना सकती। जैसे अगर बात करें, भारत का एक पड़ोसी देश है श्रीलंका, उसका नाम है द बुद्धिस्ट रिपब्लिक ऑफ श्रीलंका। जो श्रीलंका है वो बौद्ध धर्म के उत्थान के लिए नियम, कायदे और कानून बना सकता है। तो इस प्रकार भारत का कोई अपना धर्म नहीं है, भारत के लोगों का धर्म है। उसके बाद लोकतंत्रात्मक गणराज्य। इसका मतलब यह है कि भारत के अंदर लोकतंत्र होगा, यानी एक चुनी हुई जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार होगी। गणराज्य शब्द का मतलब है भारत के अंदर गणतंत्र होगा। गणतंत्र शब्द, जो ये गणतंत्रात्मक जो व्यवस्था ली गई है, ये फ्रांस के संविधान से ली गई है। इसकी हमने पूर्व में चर्चा की थी। यानी उस देश को गणतंत्र माना जाएगा यदि उस देश का सर्वोच्च व्यक्ति चुना जाता है। भारत में सर्वोच्च कौन है? तो राष्ट्रपति। राष्ट्रपति हर 5 साल बाद चुना जाता है। तो भारत में क्या है? गणतंत्र है। तो वही बात बताने की कोशिश की गई है कि भारत के अंदर लोकतंत्र भी होगा और गणराज्य यानी कि गणतंत्र भी होगा। उसके बाद आगे चलते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पैरे में सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय। न्याय यानी जस्टिस। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय की बात की गई है। तो कितने प्रकार के न्याय की? 3 प्रकार के न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। ये बात आप याद रखोगे। उसके बाद नेक्स्ट है आपका विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। यानी भारत में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 5 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है, विचार की, अभिव्यक्ति की, विश्वास की, धर्म की, उपासना की। यानी प्रत्येक व्यक्ति को भारत में अपने विचार
उन्हें अभिव्यक्त करने की छूट है। वो किसी भी धर्म का विश्वास यानी किसी भी धर्म का पालन कर सकता है। उसकी अपने खुद की उपासना यानी पूजा पद्धति होगी, वो उसका अनुपालन कर सकता है। इनकी स्वतंत्रता है। तो अगर क्वेश्चन पूछता है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार की स्वतंत्रता है, 5 प्रकार की स्वतंत्रता है। आपको एक क्रमबद्ध तरीके से याद रखने होंगे पाँचों के पाँचों शब्द, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में, कई बार आपको एक क्रम से लगाने के लिए दे देगा। आपको ऑप्शन में दे देगा निम्नलिखित शब्दों को क्रम से लगाइए। आपको देगा विचार, विश्वास, उपासना, धर्म, या आपको दे देगा अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, या आपको देगा विचार, अभिव्यक्ति, धर्म और उपासना। तो ये जो भी शब्द दिए गए होंगे तो आपको कर्म से लगाने होंगे। तो आपको एक कर्म पूर्वक याद रखने होंगे इनका जो कर्म है। कर्म याद रखने का एक छोटा सा तरीका मैं बता सकता हूँ। यदि बात करें हम बौद्ध धर्म की, अगर बात करें हम बौद्ध धर्म की स्थापना किसने की, तो गौतम बुद्ध ने की बौद्ध धर्म की स्थापना। तो गौतम बुद्ध ने जब बौद्ध धर्म की स्थापना की तो सबसे पहले बात समझिए, उनके मन में क्या होगा, विचार आया। उन्होंने उस विचार को क्या कर दिया, अभिव्यक्त यानी कुछ लोगों को बता दिया। तो कुछ लोगों ने उस पर क्या कर लिया, विश्वास, वो क्या बन गया एक धर्म, और लोग उसकी क्या करने लगे, उपासना। आप इस प्रकार से भी याद रख सकते हैं। बाकी आपकी इच्छा है, आप जिस भी प्रकार से याद रखना चाहे तो उस प्रकार से याद रख सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं प्रतिष्ठा और अवसर की समता। समता का मतलब होगा समानता। यानी भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें 2 प्रकार की समानता दी गई है, प्रतिष्ठा की और अवसर की। ये आपसे पूछेगा। देखिए न्याय कितना प्रकार का था, 3, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। स्वतंत्रता कितने प्रकार की थी, 5, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। अगर समता की बात करें तो 2 प्रकार की होगी, प्रतिष्ठा और अवसर की समता। उसके बाद आगे चलते हैं। तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता, अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए। बंधुता का मतलब होगा भाईचारा बढ़ाने के लिए। तो इसमें कोई ऐसी प्रमुख चीज़ नहीं है। दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में आज दिनांक 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। यानी कि संविधान को स्वीकार करते हैं, लागू करते हैं और स्वयं को सौंपते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि प्रस्तावना के अनुसार भारतीय संविधान के लागू होने की तिथि क्या है, तो याद रखोगे आप 26 नवंबर 1949। हम पूर्व में बात कर चुके हैं। यदि क्वेश्चन आता है भारतीय संविधान कब लागू हुआ, 26 जनवरी 1950। भारतीय संविधान पूर्ण रूप से कब लागू हुआ, 26 जनवरी 1950। भारतीय संविधान आंशिक रूप से कब लागू हुआ, 26 नवंबर 1949। लेकिन यदि क्वेश्चन पूछता है प्रस्तावना के अनुसार भारतीय संविधान कब लागू हुआ तो तारीख होगी, याद रखेंगे प्रस्तावना में तारीख क्या है, तो 26 नवंबर 1949 है। अब देखिए सेम यही बात जो ऊपर समझाई जा चुकी, सेम वही बात यहाँ पर लिखी गई है कि न्याय कितने प्रकार का है, तो 3, वही ठीक आपका सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। अगर स्वतंत्रता की बात करें तो 5, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता। समता की बात करें तो 2, प्रतिष्ठा और अवसर की समता। और ये बात भी आपको पूर्व में बताई जा चुकी थी। जब हमने भारतीय संविधान के स्रोत पढ़े थे तो स्रोत के अंतर्गत हमने ये बात पढ़ी थी कि जो प्रस्तावना है उसका जो विचार लिया गया है वो अमेरिका के संविधान से लिया गया है, परंतु उसकी जो भाषा है, उसकी विशेषता है, हमने कहाँ से ली है, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली है। तो ये बात आप यहाँ पे क्लियर कर लेंगे। अगर पूछा जाता है प्रस्तावना या उद्देशिका का विचार किस देश से लिया गया तो आंसर होगा हमारा अमेरिका। लेकिन अगर पूछ लो उसकी भाषा या विशेषता तो आंसर होगा हमारा ऑस्ट्रेलिया। तो ये बात आप याद रखेंगे। उसके बाद अगर नेक्स्ट बिंदु की बात करें, अगले पॉइंट की बात करें तो अगला पॉइंट है कि 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा प्रस्तावना में 3 नए शब्द जोड़े गए। तो 3 नए शब्द जोड़े गए, वो हैं समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। देखिए बात को समझने की कोशिश कीजिए। जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना है उसमें आज तक केवल एक बार संविधान संशोधन हुआ है, और वो संविधान संशोधन हुआ था 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। और उसी के तहत कितने नए शब्द जोड़े गए थे, तो 3 नए शब्द जोड़े गए थे। अगर क्वेश्चन आपसे पूछता है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में अब तक कितनी बार संशोधन हो चुका, तो आंसर होगा 1 बार। और कब हुआ, तो 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। कितने नए शब्द जोड़े गए, तो 3 नए शब्द जोड़े गए, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। उसके बाद
नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। अगला बिंदु है हमारा, प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता और बंधुता शब्द फ्रांस से लिया गया है। जो हमारी प्रस्तावना में जो स्वतंत्रता शब्द है, समानता है और बंधुता, तो वो शब्द हमने कहाँ से लिए हैं? तो हमने फ्रांस की क्रांति से लिए, यानी आप सीधा कह सकते हैं शब्द हमने फ्रांस से लिए हैं। उसके बाद अगर बात करें प्रस्तावना के अंदर सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, जो प्रस्तावना के अंदर न्याय, 3 न्याय की बात हुई थी, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, ये हमने कहाँ से लिए हैं? तो ये लिए हमने रूस या आप सोवियत संघ, रूस ही याद रख लो आप, चल जाएगा रूस, तो याद रखोगे आप कहाँ से लिए हैं? तो रूस के संविधान, रूस से लिए गए हैं। अगले बिंदु की बात करें तो अगला बिंदु है हमारा, प्रस्तावना को भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है। ये बात शुरुआत में ही बताई थी कि जो भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है, वो जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना है उसे संविधान की आत्मा भी कहा जाता है। संविधान सभा के एक सदस्य थे जिनका नाम था N.A. पालकीवाला। N.A. पालकीवाला ने प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा था। तो ये बात आपको याद रखना पड़ेगा कि प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र किसने कहा? तो आप याद रखेंगे N.A. पालकीवाला ने। उसके बाद बात करें, संविधान सभा के एक सदस्य थे जिनका नाम था K.M. मुंशी, कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी। इनका जिक्र हमारा प्रारूप समिति के अंतर्गत भी आया था। इन्होंने प्रस्तावना को राजनीतिक जन्मपत्री कहा था। तो ये शब्द आप याद रखेंगे। दूसरी चीज़, यहाँ पे एक चीज़ और याद रखेंगे, वो चीज़, उस चीज़ का जो जिक्र है, जो चर्चा है, वो आगे भी आएगी। याद रखना, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने प्रस्तावना को संविधान की आत्मा नहीं कहा था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो है वो आर्टिकल 32, अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा था। तो आप ये पॉइंट यहाँ पे बहुत अच्छी तरीके से क्लियर कर लेंगे। अगर क्वेश्चन आता है कि भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है, आंसर होगा प्रस्तावना। लेकिन यदि क्वेश्चन ये आता है कि डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के अनुसार संविधान की आत्मा क्या है, तो आंसर होगा अनुच्छेद 32, आर्टिकल 32। तो ये बात क्लियर करेंगे। बाकी जो बताया मैंने N.A. पालकीवाला और K.M. मुंशी, इनके संबंध में भी याद रखेंगे आप। उसके बाद 2 पॉइंट और हमारे बचते हैं। पहला पॉइंट है बेरूबारी यूनियनवाद। 1960 में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है और इसमें संशोधन नहीं किया जा सकता। बात को समझिए, सर्वोच्च न्यायालय में एक वाद, एक मुकदमा 1960 में गया था। उस मुकदमे का नाम था बेरूबारीवाद। तो जब बेरूबारीवाद सर्वोच्च न्यायालय में गया तो उस वाद के दौरान एक प्रश्न उठा कि जो प्रस्तावना है वो संविधान का भाग है या नहीं है। तो सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, और जब ये संविधान का भाग ही नहीं है तो संसद के पास ये अधिकार नहीं कि उसमें परिवर्तन कर सके। यानी आप प्रस्तावना को छोड़कर बाकी पूरे संविधान में आप परिवर्तन कर सकते हैं, यानी संशोधन कर सकते हैं, लेकिन प्रस्तावना में नहीं कर सकते। उसके बाद 1973 में 1973 में सर्वोच्च न्यायालय में एक वाद गया। वाद था ना केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद। सर्वोच्च न्यायालय में इस वाद के दौरान भी एक प्रश्न उठा कि प्रस्तावना संविधान का भाग है या नहीं है। तो इस वाद के दौरान सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का भाग है, और जब संविधान का भाग है तो संसद के पास ये अधिकार है कि वो इसमें संशोधन कर सकती है। लेकिन साथ ही आप एक नया शब्द दिया, मूलभूत ढांचा या आधारभूत ढांचा, बेसिक स्ट्रक्चर। ये कहा कि संसद परिवर्तन, संशोधन कर सकती है, परंतु उसके आधारभूत ढांचे के साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकती। यानी आधारभूत ढांचे से मतलब यह है, सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि हम समय समय पर आधारभूत ढांचे की व्याख्या करेंगे। जैसे बात करें, शब्द है गणतंत्र, शब्द है लोकतंत्र। यानी अगर सरकार, संसद ये चाहे कि प्रस्तावना से लोकतंत्र शब्द निकाल दिया जाए और उसके स्थान पर भारत में राजशाही लाई जाए, तो ऐसा संभव नहीं है। तो ये आधारभूत ढांचे के अंतर्गत आता है। तो आप ये बात याद रखेंगे। तो ये हमारी जो प्रस्तावना थी, प्रस्तावना से जो महत्वपूर्ण चीज़ें थी वो आपको बता दी गई। तो जितनी भी महत्वपूर्ण चीज़ें थी वो सारी की सारी आपको प्रस्तावना के अंतर्गत बता दी गई। आप कोई सा भी प्रतियोगी परीक्षा का अगर आप कोई भी प्रतियोगी परीक्षा देते हो, तो अगर उस प्रतियोगी परीक्षा में संविधान से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है तो उसके लिए ये आपका ये सेशन महत्वपूर्ण है। अगर आपको ये सेशन पसंद आया तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें
बाकी आपको अगर PDF चाहिए तो PDF के लिए आप टेलीग्राम पर हमारा चैनल है टेस्ट किताब के नाम से, उसे जाके सर्च कर सकते हैं। बाकी अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट में बता सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद।